नमस्ते। सोचिए, कभी कभी एक छोटा सा मजाक दो पीढ़ियों तक चलने वाले एक बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दे सकता है। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प लोक कथा सुनेंगे जहां एक साधारण सी जाटनी की बुद्धि एक घमंडी राजकुमार के अहंकार से जा टकराती है। और फिर जो होता है, यकीन मानिए, वो किसी को भी हैरान कर देगा। तो कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से जो अपने घोड़े पर सवार एकदम अहंकार में डूबा हुआ एक खेत के पास से गुजर रहा है। वहां उसकी नजर एक युवा जाटनी पर पड़ती है जो गोबर के उपले बना रही थी। अब उसे नीचा दिखाने के लिए वो ताना मारते हुए पूछता है, ए तिलुथापणी, गोबर चाबणी, ई गांव को केनाव। लेकिन वो जाटनी, भाई वो कोई चुप बैठने वालों में से थी नहीं। वो पलटकर ऐसा करारा जवाब देती है कि राजकुमार देखता रह जाता है। वो कहती है, सेल चढ़िया घोड़ा, फर्क कावड़िया ताओ, गांव को नाव ई ठेली। उसका ये हाजिर जवाबी भरा जवाब सीधा राजकुमार के घमंड पर एक चोट थी। और बस यहीं से इस पूरी कहानी के असली संघर्ष की नींव पड़ जाती है। अब सोचिए, एक राजकुमार और एक साधारण सी लड़की उसे ऐसा जवाब दे दे। ये तो उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसका अहंकार ऐसा घायल हुआ कि उसने बदले की आग में एक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली जो इस कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और यहां पर कहानी का जो असली टकराव है ना, वो सामने आता है इन दो प्रतिज्ञाओं के रूप में। राजकुमार की प्रतिज्ञा देखिए, कितनी छोटी और अपमानजनक है, बस अपने उस पल के अहंकार को शांत करने के लिए। लेकिन जाटनी की प्रतिज्ञा, अरे वो कहीं ज्यादा गहरी और दूर की सोच वाली है। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये थी न्याय की एक बहुत लंबी सोची समझी योजना। अब राजकुमार तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, समझ लीजिए, किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने जिद पकड़ ली और अपने माता पिता को मजबूर कर दिया कि उसकी शादी उसी जाटनी से तय करें। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, शादी को बीच में छोड़कर अपना बदला पूरा करना। राजकुमार को तो लगा बस मैं जीत गया, पर उसे क्या पता था कि जाटनी तो उससे भी 2 कदम आगे की सोच रही थी। जैसे ही राजकुमार चौथे फेरे में गिरने का नाटक करता है, जाटनी फुर्ती से उसकी कटार निकालती है और उसी के साथ अपना आखिरी फेरा पूरा कर लेती है। मतलब कानूनी तौर पर तो अब वो शादीशुदा थे। जिस पल को राजकुमार अपनी जीत समझ रहा था, असल में वो उसकी हार की पहली सीढ़ी थी। राजकुमार तो अपनी चाल चलकर चला गया, लेकिन जाटनी के दिल में जो अपमान की आग थी वो जल रही थी। पर और यही सबसे बड़ी बात है, उसने गुस्से में आकर कुछ नहीं किया, बल्कि यहीं से शुरू होती है उसकी एक बहुत लंबी और धैर्य से भरी योजना। एक ऐसी रणनीति जिसका असर सालों बाद दिखना था। और उसकी योजना, अरे क्या कमाल की योजना थी। वो राजकुमार के ही शहर में एक गुजरी का भेष धरकर पहुंच जाती है। सोचिए, अपनी गायों को मेवे खिलाकर इतना स्वादिष्ट दही बनाती है कि पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगती है। और ये चर्चा राजकुमार तक भी पहुंचती है। वो उस गुजरी की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो उसी जाटनी के जाल में फंस रहा है जिसे वो अपमानित करके आया था। जाते जाते वो अपनी अंगूठी भी उसे निशानी के तौर पर दे जाता है। तो समय बीतता गया और जाटनी एक बेटे को जन्म देती है। वो बड़ा होकर बहुत होशियार और ताकतवर बनता है। लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा चुभती थी, समाज के ताने, क्योंकि उसे अपने पिता का नाम नहीं पता था। ये अपमान उसके दिल में एक सवाल बनकर बैठ गया था। और फिर एक दिन उसकी मां ने उसे सब कुछ बता दिया। वो अपमान, वो अधूरी शादी और अपनी प्रतिज्ञा। ये सब सुनकर तो बेटे का खून खौल उठा। उसने अपनी मां के अपमान को अपना अपमान बना लिया और एक नई, पहले से भी बड़ी प्रतिज्ञा कर डाली। उसने कहा, मैं अपने उस अहंकारी पिता का मुंह काला करके उसे 7 नहीं बल्कि 14 जूते मारूंगा। बस इसी प्रतिज्ञा के साथ वो बेटा एक नई पहचान लेकर निकल पड़ता है अपने पिता के शहर की ओर, जो अब एक बहुत बड़ा राज्य बन चुका था। अब उसका एक ही मकसद था, अपने पिता के अहंकार को तोड़ना और अपनी मां के साथ हुए अन्याय का हिसाब बराबर करना। और उसने अपना नाम भी क्या रखा? अढ़ाई छैल। इसका मतलब है 2.5 गुना चालाक। मतलब जो 1.5 गुना चालाकों से भी 1 गुना ज्यादा चालाक हो। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक खुला ऐलान था कि वो इस शहर के बड़े से बड़े धुरंधरों को, यहां तक कि खुद राजा को भी मात दे सकता है। और साहब, वो अपनी इस चुनौती पर बिल्कुल खरा उतरा। एक एक करके उसने राजा के सबसे ताकतवर और घमंडी अफसरों को सरेआम बेइज्जत किया। कभी शहर के कोतवाल को अपनी चाल में फंसाया तो कभी सेना के फौजदार को।
धीरे धीरे उसने राजा के पूरे शासन की नींव हिलानी शुरू कर दी। अब जब पूरे राज्य में हड़कंप मच गया तो राजा को लगा कि अब उसे खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस मुसीबत को वो पकड़ने जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा है। और यहां अढ़ाई छैल अपना सबसे बड़ा आखिरी दांव चलता है। वो एक खूबसूरत युवती का भेष बनाता है और सीधा राजा के पास पहुंच जाता है, जो शहर के गेट पर अपराधियों को पकड़ने वाले काठ के साथ खुद पहरा दे रहा था। पहले तो वो एक झूठी कहानी सुनाकर राजा की हमदर्दी जीत लेता है और फिर बड़े भोलेपन से उस काठ के बारे में पूछता है, महाराज, ये भला काम कैसे करता है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? और राजा अपने अहंकार में इतना चूर था कि ये दिखाने के लिए कि काठ कैसे काम करता है, वो खुद ही उसमें अपने हाथ पैर डाल देता है और बस शिकारी खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गया। जैसे ही राजा फंसा, पलक झपकते ही बेटे ने काठ पर ताला जड़ दिया और अपनी असली आवाज में गरजा, मैं तेरी कोई बेटी बेटी नहीं, मैं तो तेरा फूफा अढ़ाई छैल हूं। और इसी के साथ उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी शुरू कर दी। फिर वो राजा का मुंह काला करता है और जूते से पहले 7 बार मारता है। ये 7 बार उसकी मां के नाम के थे। सालों पुरानी प्रतिज्ञा आज पूरी हो गई थी। लेकिन वो यही नहीं रुका, उसने 7 जूते और मारे। ये थे उसके खुद के नाम के, उसके अपने अपमान के। कुल 14 वार। 2 पीढ़ियों का हिसाब बराबर हो चुका था। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इतना अपमानित होने के बाद राजा अब ये जानना चाहता था कि आखिर इस बदले की वजह क्या थी। उसने अढ़ाई छैल को दरबार में बुलाया सच्चाई का सामना करने के लिए। और दरबार में एक एक करके सारे राज खुलते हैं। जैसे ही अढ़ाई छैल अधूरी शादी की कहानी सुनाता है, राजा को वो जाटनी याद आ जाती है। जब वो कटार दिखाता है तो राजा को अपनी घमंडी प्रतिज्ञा याद आती है। और आखिर में जब वो अंगूठी पेश करता है तो राजा सब समझ जाता है कि वो गुजरी कोई और नहीं, वही जाटनी थी। सच्चाई सामने आने पर राजा अपने बेटे को गले लगाता है और जाटनी को पूरे सम्मान के साथ रानी बनाकर महल ले आता है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। दूसरी, धैर्य और बुद्धि के आगे बड़ी से बड़ी ताकत भी हार जाती है। तीसरी, कर्मों का फल घूमकर जरूर मिलता है। और चौथी, अंत में जीत हमेशा सच और न्याय की ही होती है। ये कहानी जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असली ताकत आखिर है किसमें? किसी के पद और रुतबे में या फिर उसकी बुद्धि और धैर्य में? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सही रणनीति और पक्का इरादा विरासत में मिली किसी भी शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं।